The next topic of the chapter, the fundamental units of life, that is the plasma membrane. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। हमने प्लांट सेल में पढ़ा था कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में पढ़ी थी। लेकिन अब हमने उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर ऑल एनक्लोज्ड बाय ए यूनिट मेम्ब्रेन। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है। गोल्गी apparatus होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइसोसोम्स होता है, पेरिक्सोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये सारी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, एनक्लोज्ड होती हैं। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। द सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। जो प्लांट सेल होते हैं और जो एनिमल सेल होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, उस आउटर कवरिंग के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं और जो आउटर कवरिंग होती है वो उसको हम बोलते हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये प्लांट सेल्स में भी होती है, एनिमल सेल्स में भी होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होता है। इसके अब स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इन सब के फंक्शंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में इनके फंक्शंस ही पूछे जाते हैं या तो डिफरेंस पूछा जाता है। तो फंक्शंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग सेल होता है, थिन होता है उसका स्ट्रक्चर, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लिविंग सेल होता है, थिन होता है, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होते हैं और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो अबाउट 7 नैनोमीटर जो होती है उसकी थिकनेस होती है। अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप दिस मेयरली अपीयर्स एज ए सिंगल लाइन। जब हम इसको एक लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो वो हमें एक सिंगल लाइन की तरह नज़र आता है। Hence, however, the development of electron microscope has made it possible to investigate the detailed structure of biological membrane, plasma membrane and other membrane of cellular organelles। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो हमने उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, उस मैकेनिज़्म के ज़रिए हमने ये जानने की कोशिश की कि उसका डिटेल स्ट्रक्चर हमने स्टडी करने को मिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलुलर ऑर्गेनल्स का। और ये सब हो पाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी कैसे कर सकते हैं। अब जो सेल ऑर्गेनल्स और इंक्लूजन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है, एक नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है। लिविंग पार्ट ऑफ सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ होता है और दूसरा रफ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, और न्यूक्लियस होता है। जो नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होता है, वैक्यूल्स होते हैं और ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लिविंग पार्ट ऑफ सेल में, और उसमें होते हैं नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल में। केमिकल एनालिसिस हैज शोन द मेम्ब्रेन टू बी 75% फॉस्फोलिपिड्स। जो केमिकल एनालिसिस हमने किया उसमें हमें ये पता चला कि जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें 75% पे क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इन एडिशन द मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसैकेराइड्स। और मेम्ब्रेन में बाकी और क्या होता है? प्रोटीन्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। हाउएवर
जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वो की एलिमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि वो 75% प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद जो बायोलॉजिस्ट थे सिंजर एंड निकोलसन, उन्होंने एक मॉडल सजेस्ट किया जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उन्होंने सजेस्ट किया टू एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एनी मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, कि अगर हमने बहुत डिटेल में स्टडी करनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और उसके अदर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो उसके लिए हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उन्होंने सजेस्ट किया। अकॉर्डिंग टू देम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए बाइलेयर 2 मोलिकुलर थिक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। उनके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो किससे बनी हुई थी, उसकी लेयर्स कितनी थी, 2 लेयर्स थी, 2 थिक लेयर्स जिसको हम बाइलेयर बोलते हैं। और ये जो 2 थिक लेयर्स थी ये फॉस्फोलिपिड्स की थी। 2 टाइप्स के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो फ्लोट करते हैं अबाउट इन द फ्लूइड फॉस्फोलिपिड लेयर। जो प्रोटीन हमने कहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें फॉस्फोलिपिड भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, पॉलीसैचराइड्स भी होते हैं। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो की एलिमेंट होता है और वो 2 मोलिकुलर थिक लेयर से बना होता है। और उसमें 2 टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं फॉस्फोलिपिड्स पे। एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो कम्प्लीटली कवर करते हैं लिपिड बाइलेयर को। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वो होते हैं प्रोटीन्स जो कम्प्लीटली कवर करते हैं लिपिड बाइलेयर को। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वो होते हैं जो अकर करते हैं या तो आउटर सरफेस पे या तो इनर सरफेस पे लाई करते हैं ऑन द लिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं ऑन द बाइलेयर ऑन द 2 मोलिक्यूल थिक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। एक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होता है जो कवर करता है लिपिड बाइलेयर को, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो आउटर सरफेस और इनर सरफेस ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन को ऊपर जो है लाई करता है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं इन द सी ऑफ लिपिड्स, मतलब फॉस्फोलिपिड्स पे कितने नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स जो हैं फ्लोट कर रहे हैं, तो ये उसके बारे में बताता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस पे लाई करता है। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये फॉस्फोलिपिड लेयर पे लाई कर रहा है, मतलब बाहर उसकी लेयर पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लेयर पे लाई कर रहा है। और ये जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो आउटर भी लाई करते हैं इनर भी लाई करते हैं, और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट नॉट टू गिव द स्ट्रेंथ टू द मेम्ब्रेन, कि जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड्स पे जो फ्लोट कर रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करते मेम्ब्रेन को, बट वो एंजाइम्स भी जो है प्रिवेंट करते हैं, मतलब एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, और वो ताकि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है मेम्ब्रेन में उस वो चलता रहे। और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स और परमिसेस, ताकि जो वाटर की मूवमेंट है, जो उनके आयंस की मूवमेंट है वो चलती रहे। पंप करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो भी फूड हो गया या कोई भी चीज़ एंजाइम सिक्रीट करे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं आगे। रिसेप्टर प्रोटीन्स भी होते हैं जो रिसीव करते हैं, रिसेप्टर फॉर एंडोसाइटोसिस बोलते हैं उसको। Presence of lipids and proteins provides flexibility to the plasma membrane। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इस जो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, दैट हेल्प्स इन एंडोसाइटोसिस, ये हेल्प करते हैं इन एंडोसाइटोसिस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो प्रोटीन्स रिसीव कर रहे हैं जो रिसेप्टर होते हैं, तो हमने इसमें क्या करा है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो ना सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को, बट वो एंजाइम्स सिक्रीट करने में भी हेल्प करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और प्रोटीन्स जो है ट्रांसपोर्ट भी करते हैं और उसको पंप करते हैं, जो भी फूड जो ट्रांसपोर्ट करना है उसको। रिसेप्टर प्रोटीन्स जिसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं
और जो प्रोटीन्स है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उसके बाद हमने फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन में क्या पढ़ना है हमने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर कवरिंग होती है सेल की, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है एंटर होगा और कौन सा एग्जिट होगा। देयरफॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम इसलिए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ये शो करता है कि इट परफॉर्म्स सर्टेन फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे कि डिफ्यूजन प्रोसेस एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, जब दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स मिक्स अप होते हैं उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है कि जो लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होती है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये पहला फंक्शन है जो ये परफॉर्म करते हैं। सर्टेन बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कौन सी चीज़ उन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी है, एंडोसाइटोसिस जो परफॉर्म्ड हो रहे हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं जो हमने लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस किए। अब हमने पढ़ना है कि डिफ्यूजन क्या होता है। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? सब सब्सटेंसेस जैसे कि उसके मॉलिक्यूल्स हो गए, उसके आयन्स हो गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स और आयन्स हो गए, ये मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मूवमेंट इनकी चलती रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि प्रोटीन्स जो है जैसे फ्लोट करते रहते हैं ऑन द थिक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। जब ये मॉलिक्यूल्स आयन्स जो मिक्सअप होते हैं उसको डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। These substances are of small size, इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। They diffuse readily through the phospholipid layer of the plasma membrane। तो जब मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो आयंस और मूवमेंट होती है वो जो मिक्सअप हो जाते हैं उनको हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। The diffusion is the spontaneous movement of molecules from the region of high concentration to the lower concentration। डिफ्यूजन फास्टर होती है गैसियस फेस में देन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि इनकी जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती रहती है और जो इनकी मॉलिक्यूल्स और आयंस की मूवमेंट होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में इनकी मूवमेंट होती है, और इन जो डिफ्यूजन होती है वो फास्टर होती है गैसियस फेस में देन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। उसका कारण होता है कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होते हैं, बाउंड होते हैं। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स में स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। गैशियस में जो मूवमेंट्स होती है मॉलिक्यूल्स और आयंस की वो रैंडमली डायरेक्शन में होती है और फास्ट मूव होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस में आपने एक तो ये लिखना है। अब हमने डिस्कस करना है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। इसकी एक एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे, समथिंग सिमिलर टू द डिफ्यूजन ऑफ इंक। अब डिफ्यूजन ऑफ इंक जो एक्टिविटी थी उसमें उसके अकॉर्डिंग अब हमने सेल की डिफ्यूजन ऑक्सीजन की डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करना है। अ गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस वो इनसाइड द सेल उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट होती है उसकी कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, जब हम सेल के बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल, क्योंकि इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और बाहर जो है उसकी कम होगी। एज सुन एज देयर इज डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे ही आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो हायर कंसंट्रेशन में होगी, जो इनसाइड द सेल होगी, वो बाहर की तरफ जाएगा, मूव करेगा आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो डिफ्यूजन होती है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। सिमिलर वे जो ऑक्सीजन होती है enters the cell by the process of diffusion when the level of oxygen inside the cell decreases। अब ऑक्सीजन जो होती है वो एनवायरनमेंट के बाहर, एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है और इनसाइड द सेल कम होती है। तो जो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है वो इस सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में होता है। नेक्स्ट इज
ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर अलोज फ्लो द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब जो वाटर की मूवमेंट हो रही है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ए पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन हाई वाटर कंसंट्रेशन टू ए लो वाटर कंसंट्रेशन। इसकी भी जो प्रोसेस होती है, मूवमेंट होती है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। इफ द मीडियम surrounding the cell has higher water concentration, the solution is very dilute solution. The cell will gain water by the osmosis. Such dilute solution is called hypotonic solution. अगर कोई मीडियम है, ठीक है, सराउंडिंग द सेल, ठीक है, सेल के सराउंडिंग वाटर है सारा, तो वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन में है, तो जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन में है, तो जो वाटर है वो जो सेल है वो क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा, क्योंकि जो हाई कंसंट्रेशन है वो सेल में जाने की कोशिश करेगा। जो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के बाहर, तो जो वाटर की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है वो वाटर जो है सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर का फ्लो होता है, जो वाटर की मूवमेंट होती है, उसका जो पैसेज होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो उसको हम ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे डिल्यूट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। if the medium surrounding the cell exactly the same the water concentration as a cell, then there will be no movement. अगर समझ लीजिए जो सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेम है, जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है और जो सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेम है, तो उसको हम डिल्यूट सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो जब हम उसको डिल्यूट सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, देयर इज नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। सच सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, आइसोटोनिक क्या होता है? जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जब किसी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम है और जो वाटर की मूवमेंट है वो हाई से लो में फ्लो करेगी, तो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर इफ द मीडियम और हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर वाटर की कंसंट्रेशन बाहर कम है सेल से, ठीक है, तो सेल क्या करेगा? सेल में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल का जो पानी है वो बाहर की तरफ जाएगा, तो सेल सारा वाटर जो है लूज कर देगा, तो उस कंसंट्रेटेड, उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डिल्यूट नहीं बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, और उसको उस डेफिनेशन को बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अब हमने डिफरेंस स्टडी करना है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। जो डिफ्यूजन अगर होता है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, किसी भी मीडियम में, लेकिन जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो सिर्फ लिक्विड में होता है। डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स जो होती है वो सॉलिड में भी होती है, लिक्विड्स में भी होती है और गैसेस में भी होती है, लेकिन जो ऑस्मोसिस की मूवमेंट होती है वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में होती है, मतलब लिक्विड में होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन में कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल की रिक्वायरमेंट होती है। It is dependent upon the free energy of the molecules on diffusing substance. Only presence of other substance is no importance. इसमें जो diffusing substance होते हैं, जो free energy of molecules हैं, उसी पे डिपेंड करता है। अदर सब्सटेंसेस पे इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं होती, लेकिन जो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो रही है ये दूसरे सब्सटेंसेस पे डिपेंड करता है। एन इक्विलिब्रियम इज इन द फ्री एनर्जी ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स इज अचीव्ड इन द सिस्टम। इसमें हम इक्विलिब्रियम जो है अचीव कर सकते हैं, इसमें जो इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है इसमें अचीव नहीं कर सकते।